नमस्कार दोस्तों, आज मैं सू डॉग का तीसरा पार्ट लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जॉनसन की फाइल से निपटने की जिम्मेदारी जीन को सौंप दी। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के भीतर उसने परेशान दिखते हुए मेरी तरफ फाइल बढ़ाई। उसने कहा तुम मुझे पर्याप्त पैसे नहीं दे रहे हो। किसी बिंदु पर मैंने जॉनसन के पत्र अंत तक पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन उन्हें सरसरी तौर पर पढ़ने से मुझे पता चला कि वह पार्ट टाइम और वीकेंड पर टाइगर जूते बेच रहा था, कि वह अब भी लॉस एंजलिस काउंटी के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिन में नौकरी कर रहा था। मैं अब भी यह बात नहीं समझ पाया। जॉनसन मुझे लोकप्रिय व्यक्ति नहीं लगा था। वास्तव में वह हमेशा थोड़ा मानवद्वेषी लगता था। यह उन चीजों में से एक थी जो मुझे उसके बारे में पसंद थी। अप्रैल 1965 में उसने लिखकर बताया कि उसने अपने दिन की नौकरी छोड़ दी थी। उसने कहा कि उसे हमेशा से इससे नफरत थी, लेकिन ताबूत में आखिरी कील सैन फर्नांडो वैली की एक पीड़ित महिला ने ठोकी थी। उस महिला ने खुदकुशी करने की धमकी दी थी और जॉनसन को उस महिला की जांच पड़ताल करने जाना था। जाने से पहले जॉनसन ने उस महिला को फोन करके पूछा क्या वह सचमुच उसी दिन खुदकुशी करने वाली थी। अगर वह उसी दिन खुदकुशी करने वाली है तो वह घाटी तक आने जाने में अपना समय और गैस के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उस महिला और जॉनसन के वरिष्ठ अधिकारियों को जॉनसन की यह नीति पसंद नहीं आई। उनके हिसाब से यह इस बात का संकेत था कि जॉनसन को परवाह नहीं है। जॉनसन भी यही सोच रहा था, उसे सचमुच परवाह नहीं थी। और जॉनसन ने मुझे लिखा कि उस पल वह खुद को और अपनी तकदीर को समझ गया था। उसकी तकदीर सामाजिक कार्य करने की नहीं थी। उसे लोगों की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया था। जॉनसन को दृढ़ विश्वास था कि धावकों को ईश्वर चुनता है। उसका मानना था कि अगर सही तरीके से, सही भावना से और सही रूप से दौड़ा जाए तो यह एक रहस्यमय व्यायाम है जो ध्यान या प्रार्थना से किसी तरह कमतर नहीं है। इसलिए उसे महसूस हुआ कि धावकों को उन निर्वाण तक पहुंचने में मदद करना ही उसका काम था। मैं अपने ज्यादातर जीवन धावकों के आसपास रहा हूं, लेकिन इस तरह के रूमानी भाव से मेरा पाला पहले कभी नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि दौड़ने के देवता यानी बावरमैन भी खेल के बारे में उतने धार्मिक नहीं थे जितना कि ब्लू रिबन का पार्ट टाइम कर्मचारी था। वास्तव में 1965 में दौड़ने को खेल भी नहीं माना जाता था। यह लोकप्रिय नहीं था, यह आलोकप्रिय नहीं था, यह बस था। 3 मील सड़क पर दौड़ना एक ऐसी चीज थी जिसे कुछ विचित्र लोग करते थे, शायद अपनी उन्मत्त ऊर्जा को जलाने के लिए। आनंद के लिए दौड़ना, व्यायाम के लिए दौड़ना, एंडोर्फिन्स के लिए दौड़ना, बेहतर और ज्यादा लंबा जीने के लिए दौड़ना, ये ऐसी चीजें थी जो कभी नहीं सुनाई गई थी। लोग अक्सर दौड़ने वालों को चिढ़ाने के मौके की ताक में रहते थे। ड्राइवर अपनी कार धीमी कर लेते थे और हॉर्न बजाते थे। घोड़ा ले लो, वे चिल्लाते थे और दौड़ने वाले के सिर पर बियर या सोडा फेंकते थे। जॉनसन कई बार पेप्सी से नहा गया था। वह इस सबको बदलना चाहता था। वह संसार के सभी दमित धावकों की मदद करना चाहता था, उन्हें रोशनी में लाना चाहता था, उनका एक समुदाय बनाना चाहता था। इस तरह शायद वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, लेकिन समाज की उसकी परिभाषा थोड़ी सीमित थी। वह तो बस पूरी तरह से धावकों के साथ ही सामाजिक मेल मिलाप करना चाहता था। सबसे बढ़कर जॉनसन यह काम करके अपनी आजीविका कमाना चाहता था, जो 1965 में लगभग असंभव था। उसे मुझमें ब्लू रिबन में ऐसा करने का तरीका दिख रहा था। मैंने जॉनसन की इस सोच को हतोत्साहित करने के लिए जो कुछ कर सकता था, मैंने सब कुछ किया। हर मोड़ पर मैंने खुद के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति उसके उत्साह को कम करने की कोशिश की। पत्र का जवाब नहीं देने के अलावा मैंने उसे कभी फोन नहीं किया, कभी उससे मिलने नहीं गया, कभी उसे ओरेगन नहीं बुलाया। मैंने कभी उसे कोरी सच्चाई बताने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। उसके पत्रों के मेरे एक दुर्लभ जवाब में मैंने सीधे सीधे लिख दिया था, हालांकि हमारे व्यवसाय की विकास दर अच्छी है, लेकिन मुझ पर फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ ओरेगन का $11,000 बकाया है। कैश फ्लो नकारात्मक है। उसने तुरंत लिखा और पूछा कि क्या वह मेरे लिए पूर्णकालिक काम कर सकता है। मैं पूरी तरह से टाइगर सू पर अपना काम करना चाहता हूँ और मेरे लिए दूसरी चीजें करने का भी समय रहेगा। दौड़ना, स्कूल, अपना बॉस खुद बनना। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं इस आदमी को बता रहा हूँ कि ब्लू रिबन टाइटैनिक की तरह डूब रही है और वह फर्स्ट क्लास की सीट का आग्रह कर रहा है। मैंने सोचा खैर अगर हम डूबते हैं तो दुख संगी साथी पसंद करता है। इसलिए 1965 की गर्मियों के अंत में
मैंने पत्र लिखा और ब्लू रिबन के पहले पूर्णकालिक कर्मचारी बनने के जॉनसन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमने उसके वेतन पर डाक से सौदेबाजी की। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उसे हर महीने $460 मिलते थे, लेकिन उसने कहा कि वह $400 में खर्च चला सकता है। मैंने मान लिया अनिच्छा से। यह बहुत कम वेतन लग रहा था, लेकिन जॉनसन इतना ज्यादा बिखरा हुआ था, इतना ज्यादा चंचल था और ब्लू रिबन इतनी ज्यादा नाजुक थी। दोनों ही तरीके से मैंने सोचा कि यह कुछ समय की बात है। हमेशा की तरह मेरे भीतर के अकाउंटेंट ने जोखिम दिखा और मेरे भीतर के उद्यमी ने संभावना देखी। इसलिए मैंने अंतर को पाट दिया और आगे बढ़ता रहा। और फिर मैंने जॉनसन के बारे में सोचना छोड़ दिया। मेरे पास उस पल ज्यादा बड़ी समस्याएं थी। मेरा बैंकर मुझसे नाराज था। मेरे पहले साल के $8,000 की बिक्री के बाद मैं अपने दूसरे साल के $16,000 का प्रोजेक्शन दे रहा था और मेरे बैंकर के अनुसार यह बहुत परेशान करने वाला था। मैंने पूछा, बिक्री में 100% वृद्धि परेशान करने वाली है? आपकी विकास या वृद्धि दर आपकी इक्विटी के हिसाब से बहुत तेज है। उसने कहा, इतनी छोटी कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ही तो बढ़ेगी। छोटी कंपनी तेज विकास दर करके ही तो अपनी इक्विटी बनाती है। उसने कहा, सिद्धांत वही रहता है, आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बैलेंस शीट की वृद्धि दर खतरनाक है। जीवन विकास है। मैंने कहा, व्यवसाय विकास है। आप या तो विकास करते हैं या मर जाते हैं। मैं इसे इस तरह नहीं देखता। आप किसी दौड़ में किसी धावक से यह कैसे कह सकते हो कि आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं? यह तो असामान्य बातों के बीच की तुलना है। मैं कहना चाहता था, तुम्हारे दिमाग में सेब और संतरे भरे हैं। यह मेरे लिए पाठ्य पुस्तक जैसा था। बढ़त बिक्री, मुनाफा और असीमित संभावनाओं के मिलन से गुणवत्तापूर्ण कंपनी बनती है। उन दिनों वाणिज्यिक बैंक निवेश बैंकों से अलग होते थे। उनका पूरा ध्यान कैश बैलेंस पर केंद्रित होता था। वे यह चाहते थे कि आप अपनी कैश बैलेंस से ज्यादा तेज विकास न करें। बार बार मैं नम्रता से अपने बैंकर को जूतों का व्यवसाय समझाने की कोशिश करता था। मैं कहता था, अगर मैं तेजी से विकास नहीं करूंगा तो मैं ओनित्सुको को विश्वास नहीं दिला पाऊंगा कि मैं पश्चिम में उनके जूतों का वितरण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। अगर मैं ओनित्सुका को विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो वह मेरी जगह कोई और मालबेरो मैन खोज लेंगे। और मैंने वहां मौजूद सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से होने वाले संघर्ष का तो अभी जिक्र ही नहीं किया। एडिडास। मेरे बैंकर पर कोई असर नहीं हुआ। एथेना के विपरीत वे अनुनय की निगाहों के मुरीद नहीं थे। वे बार बार एक ही बात कहते थे, मिस्टर नाइट, आपको धीरे चलने की जरूरत है। आपके पास इस तरह के विकास के लिए पर्याप्त इक्विटी नहीं है। इक्विटी। मैं इस शब्द से नफरत करने लगा था। मेरा बैंकर बार बार इसका इस्तेमाल करता था, जब तक कि एक ऐसा भीषण गाना नहीं बन गया जिसे मैं अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता था। इक्विटी। मैं इसे सुनता था जब मैं सुबह ब्रश करता था। इक्विटी। मैं इसे सुनता था जब रात को मेरा सिर तकिए पर गिरता था। इक्विटी। मैं उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां मैं इसे जोर जोर से बोलता भी नहीं था, क्योंकि यह एक असली शब्द नहीं था। यह तो अफसरशाही की शब्दावली था। नकदी का दूसरा रूप था जो मेरे पास नहीं था। मेरे पास जो भी डॉलर पड़ा होता था मैं उसे सीधे व्यवसाय में डाल रहा था। क्या मैं जल्दबाजी कर रहा था? नकदी बैंक में पड़ी रहे, इसमें मुझे कोई समझदारी नहीं नजर आती थी। वैसे निश्चित रूप से यह सावधानी भरी पारंपरिक बुद्धिमत्तापूर्ण चीज थी, लेकिन फुटपाथ सावधान, पारंपरिक और बुद्धिमान उद्यमियों से भरा पड़ा था। मैं अपना पैर एक्सीलरेटर पर कसकर दबाए रखना चाहता था। किसी तरह एक के बाद एक कई मीटिंगों में मैंने अपने जबान पर काबू रखा। मेरे बैंकर ने जो भी कहा मैं उसे अंततः मान लिया, लेकिन इसके बाद भी करता मैं वही था जो मेरे मन में होता था। मैं ओनित्सुका को एक और ऑर्डर दे देता था जो पिछले ऑर्डर से 2 गुना बड़ा होता था और फिर पूरी मासूमियत के साथ बैंक पहुंचकर उनसे क्रेडिट का पत्र मांगता था। मेरे बैंकर को हमेशा सदमा लगता था, आप कितना चाहते हो? और मैं इस बात पर सदमे का नाटक करता था कि उन्हें सदमा लग गया था। मुझे लगा था कि आप समझदारी का सबक सीख जाओगे। मैं मानता था, गिड़गिड़ाता था, सौदेबाजी करता था और अंत में मेरे लोन को मंजूर कर देते थे। जब मैं जूते बेच देता था और कर्ज पूरा चुका देता था तो मैं यही काम दोबारा करता था। ओनित्सुका को एक बड़ा ऑर्डर दे देता था जो मेरे पिछले ऑर्डर से 2 गुना बड़ा होता था। फिर अपने सबसे अच्छे सूट में बैंक पहुंच जाता था और मेरे चेहरे पर देवदूतों जैसी मासूमियत होती थी। मेरे बैंकर का नाम हैरी वॉइट था। वे 50 के आसपास थे और किसी चाचा जैसे दिखते थे। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे ब्लेंडर में मुट्ठी भर कंकड़ डाल दिया गया हो। दरअसल वे बैंकर नहीं बनना चाहते थे और खास तौर पर वे मेरे बैंकर नहीं बनना चाहते थे। मैं उन्हें विरासत में मिला
लगा था। मेरे पहले बैंकर केन करी थे, लेकिन जब मेरे डैडी ने मेरा गारंटर बनने से इनकार कर दिया था तो करी ने उन्हें सीधे फोन घुमाया। आपस की बात है बिल, लेकिन अगर लड़के की कंपनी डूब जाती है तो तुम उसे सहारा दोगे ना? बिल्कुल नहीं, मेरे डैडी ने कहा। इसलिए करी ने यह निर्णय लिया कि वे इस पिता पुत्र की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते और उन्होंने मुझे व्हाइट के सुपुर्द कर दिया। व्हाइट फर्स्ट नेशनल बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनका पद नाम छलावा था। उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। बॉस हमेशा उन पर हावी रहते थे, उनकी आलोचना करते थे और उनसे सबसे ज्यादा दबंग बॉस का नाम था बॉब वेलेस। यह वेलेस थे जिन्होंने व्हाइट की जिंदगी मुश्किल बना दी थी और इस तरह मेरी जिंदगी भी। यह वेलेस ही थे जो इक्विटी की पूजा करते थे और विकास को दुत्कारते थे। चौकोर गठन, ठग जैसे चेहरे और निक्सन की 5 बजे वाली दाढ़ी की छाया वाले वेलेस मुझसे 10 साल बड़े थे, लेकिन ना जाने क्यों वे खुद को बैंक का सबसे युवा मानते थे। वे बैंक के अगले प्रेसिडेंट बनने की ठान चुके थे। उन्हें लगता था कि उनके इस लक्ष्य की राह में मुख्य बाधा सारे जोखिम वाले कर्ज थे। वैसे उनकी निगाह में हर कर्ज एक जोखिम होता था। उन्हें किसी भी चीज के लिए किसी को कर्ज देना पसंद नहीं था, खास तौर पर मेरे जैसे लोगों को। क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस हमेशा शून्य के आसपास रहता था, इसलिए वो ऐसा मानते थे कि मुझे दिया कर्ज अब डूबा कि तब डूबा। वे मान रहे थे कि मेरी तबाही तय है। एक मंदी का सीजन, बिक्री में एक बार गिरावट और मेरा कारोबार टाएं टाएं फीस हो जाएगा। पैलेस के बैंक की लॉबी मेरे बिना बिके जूतों से भर जाएगी और बैंक प्रेसिडेंट का ताज उनकी पकड़ से फिसल जाएगा। जैसा माउंट फूजी के शिखर पर सारा ने माना था, उसी तरह बैलेंस भी मुझे विद्रोही मानते थे, लेकिन वे इससे प्रशंसा भरी बात नहीं मानते थे। वैसे देखा जाए तो अंत में सारा ने भी इसे प्रशंसा भरी बात नहीं माना था। जाहिर है पैलेस ने यह सब मुझसे हमेशा सीधे नहीं कहा। उन्होंने सारी बातें अक्सर बिचौलिया व्हाइट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाई। व्हाइट को मुझ पर और ब्लू रिबन पर भरोसा था। वे मुझे हमेशा दुख के साथ सिर हिलाए बताते थे कि वेलेस ही निर्णय लेते थे, वेलेस ही हर चेक पर साइन करते थे और वेलेस फिल नाइट के प्रशंसक नहीं थे। मैंने सोचा कि यह उपायुक्त, महत्वपूर्ण और आशा से भरा है कि व्हाइट प्रशंसक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाइट एक लंबे छरहरे पूर्व खिलाड़ी थे जिन्हें खेलों की बात करना अच्छा लगता था। कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारा नजरिया एक जैसा था। दूसरी तरफ वेलेस तो ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने खेल के मैदान में कभी कदम रखा ही नहीं था, जब तक कि उन्होंने ऐसा उपकरण जब्त करने के लिए नहीं किया हो। वेलेस को यह बताने में मुझे कितना संतोष होता कि वे अपनी इक्विटी जहां चाहे वहां घुसा लें। फिर मैं बैंकों से धड़धड़ा कर बाहर निकलूं और फिर दूसरे बैंक के सहारे व्यवसाय करूं। लेकिन 1965 में दूसरी कोई जगह थी ही नहीं। फर्स्ट नेशनल बैंक उस कस्बे में एकमात्र विकल्प था और वेलेस यह बात जानते थे। ओरेगन तब काफी छोटा था और यहाँ केवल 2 ही बैंक थे, फर्स्ट नेशनल और यूएस बैंक। बाद वाला मुझे पहले ही ठुकरा चुका था। अगर मुझे पहले वाला भी बाहर निकाल देता तो मेरा कारोबार ठप हो जाता। आज आप एक राज्य में रह सकते हैं और दूसरे राज्य के बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों बैंकों के नियम ज्यादा सख्त होते थे। इसके अलावा वेंचर कैपिटल जैसी कोई चीज नहीं थी। ऐसी बहुत कम जगहें थीं जहां महत्वाकांक्षी युवा उद्यमी जा सकते थे और उन सारी जगहों की रक्षा ऐसे द्वारपाल करते थे जो जोखिम से डरते थे और जिनकी कल्पना शक्ति शून्य थी। दूसरे शब्दों में बैंकर बैलेंस अपवाद नहीं नियम थे। हर चीज ज्यादा मुश्किल इसलिए भी हो जाती थी क्योंकि उनित्सुका मेरे जूते भेजने में हमेशा देरी कर देती थी। इसका मतलब यह था कि हमारे पास उन्हें बेचने के लिए कम समय होता था। इसका मतलब यह था कि लोन चुकाने के लिए भी कम समय होता था। मेरी शिकायतों का उनित्सुका ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने जवाब दिया तो वे मेरी दुविधा या परेशानी नहीं समझ पाए। बार बार मैं उन्हें आवेश भरा टेलेक्स भेजता था और नवीनतम खेप के बारे में पूछता था और प्रतिक्रिया में मुझे आमतौर पर एक टेलेक्स मिलता था जो पागलपन की सीमा तक अस्पष्ट होता था। कुछ और दिन यह तो वैसे ही था जैसे आप 911 डायल करें और दूसरी तरफ आपको किसी के जम्हाई लेने की आवाज सुनाई दे। इस समस्याओं और ब्लू रिबन के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं कोई नौकरी कर लूं ताकि कंपनी के दिवालिया होने के बाद भी मेरे पास थोड़ी आर्थिक सुरक्षा रहे। जिस पल जॉनसन ने खुद को पूरी तरह ब्लू रिबन में लगाया, मैंने अपने जोखिम कम करने का निर्णय लिया। अब तक मैं सीपीए की परीक्षा के सभी 4 हिस्सों में उत्तीर्ण हो चुका था।
इसलिए मैंने अपने परीक्षा परिणाम और रिज्यूमे कई स्थानीय कंपनियों को डॉक से भेजे। 3-4 जगहों पर इंटरव्यू दिया और प्राइस वाटर हाउस ने मुझे नौकरी पर रख लिया। पसंद हो या नहीं हो, मैं आधिकारिक रूप से अकाउंटेंट बन गया था। उस साल के मेरे टैक्स रिटर्न में मेरा पेशा सेल्फ एम्प्लॉयड या व्यवसायी या उद्यमी नहीं था। इसमें तो मेरा पेशा फिलिप एच नाइट अकाउंटेंट था। ज्यादातर दिन मुझे दिक्कत नहीं होती थी। पहली बात तो यह कि मैं अपने वेतन का बड़ा हिस्सा बैंक में ब्लू रिबन के खाते में डाल देता था, जिससे मेरी मूल्यवान इक्विटी भी बढ़ती थी और कंपनी का कैश बैलेंस भी। इसके अलावा लाई ब्रांड के विपरीत प्राइस वाटर हाउस की पोर्टलैंड शाखा थोड़ी बड़ी थी। लाई ब्रांड में केवल 4 अकाउंटेंट थे, जबकि प्राइस वाटर हाउस के स्टाफ में लगभग 30 थे, जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा था। काम भी मेरे हिसाब से अच्छा था। प्राइस वाटर हाउस के ग्राहकों में बहुत विविधता थी। इनमें रोचक शुरुआती कंपनियों से लेकर स्थापित कंपनियां शामिल थी, जो कल्पना की हर चीज बेच रही थी। लकड़ी, पानी, बिजली, खाद्य पदार्थ। इन कंपनियों का ऑडिट करते वक्त उनके अंगों की पड़ताल करते समय उनकी चीर पाड़ करके और उन्हें दोबारा जोड़कर मैं यह भी सीख रहा था कि वे कैसे बची या नहीं बची, उन्होंने किस तरह सामान बेचा या नहीं बेच पाई, कैसे मुश्किल में पड़ी और कैसे बाहर निकली। मैं इस बारे में सावधानी से नोट्स लेता था कि कंपनियां किस कारण चली या किस कारण नहीं चली। बार बार मुझे यह पता चला कि इक्विटी की कमी ही असफलता का सबसे प्रमुख कारण था। अकाउंटेंट आमतौर पर टीमों में काम करते थे और टीम के मुखिया थे टेलबर्ट जे हेज। वे ऑफिस के सर्वश्रेष्ठ अकाउंटेंट थे और सबसे ज्यादा भड़कीले इंसान भी। वे 6 फुट 2 इंच के थे। उनका वजन 300 पाउंड था, जिसमें से ज्यादातर को वे सॉसेज की तरह एक बहुत ही सस्ते पॉलिएस्टर शूज में ठूंस देते थे। हेज में बेहतरीन प्रतिभा थी, बेहतरीन हाजिर जवाबी थी, बेहतरीन जोश था। उन्हें इससे ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं आता था कि वे सैंडविच और वोडका की बोतल को साफ कर दें। वैसे इससे भी ज्यादा आनंद उन्हें तब आता था जब यह काम वे स्प्रेडशीट का अध्ययन करते वक्त करें, और धुएं से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था। बारिश हो या गर्मी, उन्हें अपने फेफड़े और नाक से धुएं की सख्त जरूरत महसूस होती थी। वे दिन में कम से कम सिगरेट के 2 पैकेट धोंक जाते थे। मैं दूसरे अकाउंटेंट से मिल चुका था जो संख्याएं जानते थे और जिन्हें संख्याओं का ज्ञान था, लेकिन हेज तो जैसे संख्याओं के बीच ही पैदा हुए थे। सामान्य से 4 और 9 और 2 के कॉलम में भी वे सौंदर्य के अनगढ़ तत्व खोज सकते थे। वे संख्याओं को उसी तरह देखते थे जिस तरह कोई कवि बादलों को देखता है या जिस तरह कोई भूगर्भ शास्त्री चट्टानों को देखता है। वे उनसे उल्लास भरे गीत और गहन सत्य बाहर निकाल सकते थे और विलक्षण भविष्यवाणी भी। हेज संख्याओं के सहारे भविष्य भी बता सकते थे। दिन प्रतिदिन मैंने हेज को एक ऐसी चीज करते देखा जो मुझे कभी संभव नहीं लगी थी। उन्होंने अकाउंटिंग को एक कला बना लिया था, जिसका मतलब यह था कि वे, मैं और हम सभी कलाकार थे। यह एक अद्भुत विचार था। यह एक उदात्त बनाने वाला विचार था जो मेरे मन में कभी नहीं आया। बौद्धिक दृष्टि से मैं हमेशा से जानता था कि संख्याएं सुंदर होती हैं। किसी भी स्तर पर मैं समझता था कि संख्याएं एक गोपनीय कोड का प्रतिनिधित्व करती हैं और संख्याओं की हर कतार के पीछे सूक्ष्म सैद्धांतिक रूप होते हैं। मेरी अकाउंटिंग कक्षाओं ने मुझे यह सिखाया था, खेलों ने भी। जब आप दौड़ के हिस्सा होते हैं तो आप संख्याओं का काफी सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि आप वही हैं जो आपकी संख्याएं बताती हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर मैं किसी दौड़ में खराब प्रदर्शन करता हूं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते थे, चोट, थकान, दुख, लेकिन कोई परवाह नहीं करता था। अंततः लोग मेरी संख्याओं या समय को ही याद रखते थे, मेरी सच्चाई को जिया था। लेकिन हेज ही वे कलाकार थे जिन्होंने मुझे इस सत्य का एहसास कराया। वैसे मुझे यह डर था कि हेज दुखद किस्म के कलाकार थे। वे एक मायने में वैन गॉग जैसे कलाकार थे जो खुद के प्रति विनाशकारी रवैया रखते थे। वो खुद को फॉर्म में हर दिन कमजोर बनाते थे, बुरी तरह पोशाक पहनते थे, पूरी तरह कंधे झुकाकर चलते थे, बुरी तरह व्यवहार करते थे। उनके मन में बहुत से डर भी थे, ऊंचाइयों का, सांपों का, कीड़ों का, बंद जगहों का, जिसे उनके बॉस और सहकर्मी अनाकर्षक मान सकते थे। लेकिन वे डाइट्स में सबसे ज्यादा डरते थे। प्राइस वाटर हाउस में हेज की तमाम खामियों के बावजूद उन्हें पार्ट बना लेती, लेकिन फर्म उनके वजन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। यह 300 पाउंड के साझेदार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
शायद इसी दुखद तथ्य के कारण हेज इतना ज्यादा खाते थे। कारण चाहे जो भी हो, निर्विवाद सत्य यही था कि वे बहुत ज्यादा खाते थे। 1965 तक वे जितना खाते थे उतना ही पीने भी लगे, यानी बहुत ज्यादा, और उन्हें अकेले पीना पसंद नहीं था। ऑफिस के बाद वे एक बात पर जोर देते थे कि उनके सभी जूनियर अकाउंटेंट भी उनका साथ दें। वे पीते पीते लगातार बोलते थे और कुछ अकाउंटेंट उन्हें अंकल रीमम कहते थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने हेज की रोचक और उत्तेजक बातों पर अपनी आंखें गोल गोल नहीं घुमाई। उनकी हर कहानी में व्यवसाय के बारे में बुद्धिमत्ता का कोई न कोई मोती रहता था। कंपनियां किस तरह से कारगर होती हैं, कंपनी के लेजरों का दरअसल क्या मतलब होता है। इसलिए कई रातों को मैं स्वेच्छा से, यहाँ तक कि ओनित्सुका से पोर्टलैंड के किसी बार में दाखिल होता था और हेज के साथ पैग से पैग मिलाकर पीता था। सुबह मेरी हालत बहुत खराब रहती थी, उससे भी ज्यादा जो कोलकाता में उस जालीदार झूले में हुई थी। ऐसे में मुझे अपने तमाम आत्म अनुशासन की जरूरत पड़ती थी ताकि मैं प्राइस वाटर हाउस के लिए उपयोगी बन सकूं। हेज की सेना का पैदल सैनिक होना भी चुनौतीपूर्ण था। स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो जाती थी क्योंकि मैं अब भी सेना में रिजर्व काम कर रहा था, जो 7 साल की जिम्मेदारी थी। मंगलवार की रात को 7 से 10 तक मुझे अपने मस्तिष्क का स्विच चालू करना होता था और फर्स्ट लेफ्टिनेंट नाइट बनना होता था। मेरे यूनिट में जहाजी हम्माल थे और हम अक्सर वेयर हाउस वाले जिले में तैनात होते थे, जहां मैं ओनित्सुका से आए सामान की खेप उठाता था। ज्यादातर रातों में मेरे आदमी और मैं जहाजों पर माल लादते और उतारते थे, जीपों तथा ट्रक का रख रखाव करते थे। कई रातों को हम पीटी करते थे, शारीरिक प्रशिक्षण, पुशअप, पुलअप, सिटअप, दौड़ना। मुझे याद है एक रात को मैंने 4 मील की दौड़ में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया। मुझे हेज की धुआंधार दारू को पसीने के जरिए बाहर निकालना था, इसलिए मैंने घातक गति तय की और इसे लगातार बढ़ाता गया, जिससे मैं और मेरे कर्मचारी धूल की तरह उड़ते नजर आने लगे। इसके बाद मैंने सुना कि एक हाँफता हुआ सैनिक दूसरे से कह रहा था। जब लेफ्टिनेंट नाइट सांस ले रहे थे तो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने एक बार भी उस आदमी की गहरी सांस लेते नहीं सुना। यह शायद 1965 की मेरी एकमात्र विजय थी। रिजर्व में कुछ मंगलवार की रातें क्लासरूम के लिए अलग रख दी जाती थी। प्रशिक्षक हमेशा सैन्य रणनीति पर बात करते थे, मुझे रोचक लगती थी। प्रशिक्षक अक्सर कक्षा की शुरुआत में किसी ऐतिहासिक मशहूर युद्ध का विश्लेषण करते थे, लेकिन हमेशा वे विषय से भटककर वियतनाम पर आ जाते थे। अमेरिका इसकी तरफ अनवरत खींचा जा रहा था, जैसे कोई बड़ा चुंबक इसे खींच रहा हो। एक प्रशिक्षक ने हमसे कहा कि हम अपने निजी जीवन को व्यवस्थित कर लें, अपनी पत्नियों को चूम लें और गर्लफ्रेंड्स को अलविदा कह दें। हम बहुत जल्द ही झमेले में पड़ने वाले हैं। मैं इस युद्ध से नफरत करते हुए बड़ा हुआ था, इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे महसूस होता था कि यह गलत था। मैं यह भी महसूस करता था कि यह मूर्खतापूर्ण है, बर्बादी फैलाने वाला है। मुझे मूर्खता से नफरत थी, मुझे बर्बादी से नफरत थी। सबसे बढ़कर मेरे हिसाब से यह युद्ध उन्हीं सिद्धांतों पर चल रहा था जिन पर मेरा बैंक चलता था। जीतने के लिए मत लड़ो, बल्कि हार से बचने के लिए लड़ो। हारने की अचूक रणनीति। मेरे साथी सैनिक भी ऐसा ही महसूस करते थे। क्या कोई हैरानी की बात है कि जिस पल हमें जाने की अनुमति मिल जाती थी, हम तेजी से सबसे नजदीकी बार में पहुंच जाते थे। सेना के काम के दौरान शराबखोरी और हेज के साथ की गई शराबखोरी इतनी ज्यादा थी कि मुझे यह शंका होने लगी कि क्या मेरा लीवर 1966 देख पाएगा। कभी कभार हेज सड़क पर निकलते थे, ओरेगन के पार ग्राहकों के पास जाते थे और मैं अक्सर उनकी यात्रा टीम का हिस्सा होता था। सभी जूनियर अकाउंटेंट्स में से मैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था, खास तौर पर तब जब वे यात्रा करते थे। मैं हेज को बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे यह देखकर दहशत हुई कि जब वे सड़क पर निकलते थे तो वे सचमुच उन्मुक्त हो जाते थे और हमेशा की तरह वे अपने सहयोगियों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद करते थे। हेज के साथ सिर्फ पीना ही काफी नहीं था, वे यह मांग करते थे कि आप एक एक बूंद में उनकी बराबरी करें।
वे गिलासों को भी उतनी ही सावधानी से गिनते थे जितनी सावधानी से वे क्रेडिट और डेबिट को गिनते थे। वे अक्सर कहते थे कि वे टीम वर्क में विश्वास करते हैं और अगर आप उनकी टीम में से थे तो बेहतर यही रहेगा कि आप ईश्वर की कृपा से उस कमबख्त गिलास को खत्म कर लें। आधी सदी बाद मेरी रूह कांप जाती है जब मैं अल्बानी ओरेगन के चारों ओर हेज के साथ उस यात्रा को याद करता हूँ जब हम वांगचुक एग्जॉटिक मेडल्स के लिए काम कर रहे थे। हर रात की संख्याओं का काम करने के बाद हम कस्बे के कोने पर बने एक छोटे बार में जाते थे और इसे बंद करवाकर ही बाहर निकलते थे। मुझे वल्ला वल्ला में रहने के दिन हल्के हल्के धुंधले याद हैं जब हम बदर्स आई के लिए काम कर रहे थे और सिटी क्लब में नाइट कैंप पीते थे। सिटी क्लब की सदस्यता की फीस $1 थी और हेज वहाँ के नामी सदस्य थे। जब तक कि मैं दुर्व्यवहार नहीं किया और हमें वहाँ से निकाला नहीं गया। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह भयंकर था। मुझे इतना भी यकीन है कि इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। तब तक मेरे खून में 50% शराब बहने लगी थी। मुझे हल्का सा याद है कि मैंने हेज की कार में उल्टी कर दी थी। मुझे अस्पष्टता से याद है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और धैर्य से मुझसे कहा था कि मैं इसे साफ कर दूं। मुझे जो चीज स्पष्टता से याद है वह यह कि हालांकि मैं स्पष्ट रूप से गलत था, लेकिन क्लब वालों के व्यवहार पर हेज का चेहरा लाल हो गया था। वे मेरा पक्ष लेते समय नाराज हो गए थे और उन्होंने सिटी क्लब सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी वफादारी, ऐसी अतार्किक और अनपेक्षित निष्ठा, शायद इसी पल में हेज से प्यार करने लगा। मैं उस इंसान की कद्र करता था, इसलिए नहीं क्योंकि वह संख्याओं में कोई ज्यादा गहरी चीज देख लेता था, लेकिन मैं उससे इसलिए प्यार करने लगा क्योंकि मुझे कुछ खास चीज देखी। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान देर रात की हमारी नशीली वार्ताओं में मैंने हेज को ब्लू रिबन के बारे में बताया। उन्होंने इसमें संभावना देखी, उन्होंने विनाश भी देखा। उन्होंने कहा संख्याएं झूठ नहीं बोलती हैं। एक नई कंपनी शुरू करना, उन्होंने कहा इस अर्थव्यवस्था में, और वह भी जूता कंपनी, 0 बैंक बैलेंस के साथ। उन्होंने आगे की तरफ कंधे झुकाए और अपना बड़ा अस्पष्ट सिर हिलाया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा मेरे पक्ष में एक चीज थी, बावरमैन मेरा साझेदार मशहूर था। यह एक ऐसी संपत्ति थी जिसके लिए कोई राशि या संख्या तय करना असंभव था। इसके अलावा मेरी संपत्ति का मूल्य बढ़ता जा रहा था। बावरमैन 1964 के ओलंपिक के लिए जापान गए थे। वे अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड टीम के सदस्यों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां गए थे, जिन्हें उन्होंने कोचिंग दी थी। उनके 2 धावकों विल डेलिंगर और हेरी जेरोम ने पदक जीते। ओलंपिक खेलों के बाद बावरमैन ने अपनी भूमिका बदल ली और वे ब्लू रिबन के एम्बेसडर बन गए। वेमिसेज बावरमैन के साथ, जिनके क्रिसमस क्लब अकाउंट से वे शुरुआती $500 आए थे, जो बावरमैन ने हमारी साझेदारी शुरू करते समय मुझे दिए थे, ओनित्सुका गए और इमारत में हर एक को मंत्रमुग्ध कर लिया। उनका शाही स्वागत किया गया, फैक्ट्री का VIP टूर कराया गया और मोरीमोटो ने उनका परिचय मिस्टर ओनित्सुका से कराया। जाहिर है दोनों पुराने शेरों की अच्छी पटरी बैठी। आखिर दोनों एक ही जैसे थे और एक ही सांचे में ढले थे। दोनों अब भी रोजमर्रा के जीवन को युद्ध मानते थे। बहरहाल मिस्टर ओनित्सुका में पराजितों की खास लगन थी, जिससे बावरमैन प्रभावित हुए। मिस्टर ओनित्सुका ने बावरमैन को बताया कि उन्होंने जापान की तबाही के बाद अपनी जूता कंपनी स्थापित की थी। जब बड़े शहर बमों की चपेट में सुलग रहे थे, उन्होंने अपने पहले फर्मे बास्केटबॉल जूतों के लिए बनाए थे और इसके लिए बौद्ध मोमबत्तियों के गर्म मोम अपने खुद के पैरों पर डाला था। हालांकि बास्केटबॉल जूते नहीं बिके, लेकिन मिस्टर ओनित्सुका ने हार नहीं मानी। इस उद्देश्य से उन्होंने ढेर सारे नोट्स, स्केच और डिजाइन तैयार किए, जिन सभी को वे जापान भेजने में जुटे थे। दुखद बात यह है कि उन्हें भी वही पता चल रहा था जो मुझे पता चल रहा था कि ओनित्सुका में आप किसी टीम से आमने सामने कितनी अच्छी तरह मिले, लेकिन जब आप अपने देश लौट आते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। बावरमैन के ज्यादातर पत्रों का कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब आया भी तो यह रहस्यमयी था या संक्षिप्त अंदाज में रूखा था। कई बार तो मुझे यह सोचकर दुख हुआ कि जापानी बावरमैन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा मैं जॉनसन के साथ कर रहा था। लेकिन बावरमैन मेरी तरह नहीं थे। उन्होंने अस्वीकृति को दिल पर नहीं लिया। उन्होंने भी जॉनसन की तरह ही काम किया। जब उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो बावरमैन अगला पत्र लिख देते थे, जिसमें ज्यादा शब्दों को रेखांकित किया जाता था और ज्यादा
विस्मय यादी बोधक चिन्ह लगाए जाते थे। न ही उन्होंने अपने प्रयोग बंद किए। वे टाइगर जूडो की चीर फाड़ करते रहे और अपने ट्रैक टीमों के युवकों का इस्तेमाल प्रयोगशाला के चूहों की तरह करते रहे। 1965 के शरद ऋतु के ट्रैक सीजन के दौरान हर दौड़ में बावरमैन 2 परिणाम देखते थे, एक उनके धावकों का प्रदर्शन और दूसरा उनके जूतों का प्रदर्शन। बावरमैन यह दर्ज करते थे कि चाप कैसे टिके रहे, किस तरह सोल्स में पकड़ बनाए रखी, कैसे अंगुलियां दब रही थी और पैर के ऊपरी मध्य भाग मुड़ रहे थे। फिर वे अपने नोट्स और निष्कर्ष डाक से जापान भेज देते थे। अंततः उन्हें कामयाबी मिल ही गई। ओनित्सुका ने ऐसे नमूने बनाए जो ज्यादा अमेरिकी जूडो के बावरमैन के स्वप्न की पुष्टि करते थे। नरम अंदरूनी सोल, ज्यादा चाप समर्थन, स्नायु जाल पर दबाव कम करने के लिए एड़ी के खूंटे। उन्होंने बावरमैन को नमूने भेजे और वे इन्हें देखकर बौरा गए। उन्होंने ज्यादा की मांग की। फिर उन्होंने ये प्रयोगात्मक जूते अपने सभी धावकों को थमा दिए, जिन्होंने इनके दम पर प्रतिस्पर्धाओं को धूल चटा दी। थोड़ी सी सफलता हमेशा बावरमैन के दिमाग पर चढ़ जाती थी और मैं यह बात प्रशंसात्मक रूप से कह रहा हूँ। इस वक्त के आसपास वे अपने धावकों को ज्यादा ऊर्जा और स्टेमिना देने के लिए खेल पेयों, जादुई काढ़ों और पाउडर का भी परीक्षण कर रहे थे। जब मैं उनकी टीम में था तो वे खिलाड़ी के शरीर में नमक और रसायनों की दोबारा आपूर्ति करने के महत्व पर बात करते थे। वे मुझे और दूसरों के लिए एक काढ़ा पीने के लिए मजबूर करते थे, जिसका आविष्कार उन्होंने खुद किया था। मसले हुए केलों का गूदा, लेमोनेड, चाय, शहद और कई सारे अनजान तत्व। जूते के साथ वे अपनी खेल पेय रेसिपी में भी प्रयोग करने लगे थे, जिससे इसका स्वाद बेहतर होता रहा और इसका प्रभाव बेहतर होता गया। बाद के वर्षों में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बावरमैन गेटोरेड का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। अपने खाली समय में वे हेवर्ड फील्ड की सतह पर भी विश्लेषण करते थे। हेवर्ड पवित्र भूमि थी और परंपरा से रची बसी थी, लेकिन बावरमैन यह समझौता करने को तैयार नहीं थे कि वे परंपरा की वजह से आप धीमे हो जाएं। जब भी बारिश होती थी, जो यूजीन के सारे समय होती रहती थी, तो हेवर्ड के दौड़ने के ट्रैक वेनिस की नजरों में बदल जाते थे। बावरमैन ने सोचा कि कोई रबड़ वाली चीज ज्यादा आसान होगी, जो जल्दी सूखे और जिसकी सफाई भी जल्दी हो सके। उन्होंने यह भी सोचा कि कोई रबड़ वाली चीज उनके धावकों के पैरों के लिए ज्यादा आसान होगी, इसलिए उन्होंने एक सीमेंट मिक्सचर लिया जिसमें पुरानी टायरों की कर्तन भरी और रसायन इकट्ठे करके बिल्कुल सही गाढ़ेपन पर संरचना की तलाश में घंटों बिताए। कई मर्तबा वे अपने प्रयोगों का धुआं सूखने की वजह से बीमार भी पड़ गए। चकाचौंध करने वाला सिर दर्द, स्पष्ट लंगड़ाहट, आंखों की रोशनी का कम होना, ये उनके पूर्णतावाद की कुछ स्थायी लागतें थी। एक बार फिर वर्षों बाद जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल बावरमैन क्या करना चाहते थे। वे पॉलीयूरेथेन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि वे हर चीज को 24 घंटे के दिन में कैसे भर लेते हैं। कोचिंग, यात्रा करना, प्रयोग करना, परिवार पालना। उन्होंने हुंकार भरी, मानो कह रहे थे कि यह तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे धीमी आवाज में बताया कि बाकी चीजों के अलावा एक पुस्तक लिख रहे थे। पुस्तक? मैंने कहा। जॉगिंग के बारे में, उन्होंने गंभीर अंदाज में कहा। बावरमैन हमेशा शिकायत करते थे कि लोग हमेशा यह सोचने की गलती करते हैं कि केवल शीर्षक ओलंपियन खिलाड़ी ही एथलीट होते हैं। उनका कहना है कि हर व्यक्ति एथलीट होता है। अगर आपके पास शरीर है तो आप एथलीट हैं। अब वे यह बात ज्यादा बड़े वर्ग तक पहुंचाने की ठान चुके थे, पढ़ने वाले जनता तक। रोचक लगता है, मैंने कहा, लेकिन मन ही मन मैं सोच रहा था कि मेरे बूढ़े कोच के दिमाग में कोई पेंच गिर गया था। कौन वक्त जॉगिंग पर लिखी पुस्तक पढ़ना चाहेगा। 1966 जब ओनित्सुका के साथ मेरा अनुभव समाप्त होने की तारीख करीब आई तो मैं हर दिन डाक को गौर से देखता था। मैं उनके उस पत्र की उम्मीद करता था जिसमें यह लिखा हो कि वे नवीनीकरण करना चाहते हैं या वे नहीं करना चाहते। किसी भी तरह की निश्चितता से राहत मिलती है। जाहिर है मैं सारा के पत्र की उम्मीद भी कर रहा था जिसमें यह लिखा हो कि उसने अपना इरादा बदल लिया था। हमेशा की तरह मैं अपने बैंक के पत्र के लिए भी दिल मजबूत किए बैठा था।
जिसमें यह लिखा हो कि मेरे व्यवसाय का अब वह स्वागत नहीं होता है। लेकिन हर दिन जो पत्र आते थे वे जॉनसन के ही होते थे। बावरमैन की तरह यह बंदा भी मानो कभी सोता ही नहीं था, कभी नहीं। मुझे कोई दूसरा स्पष्टीकरण समझ में नहीं आया जिसकी वजह से वह इतना निरंतर धारा प्रवाह पत्राचार कर सकता हो। पत्रों की ज्यादातर बातें तो बेतुकी थी। ढेर सारी ऐसी जानकारी रहती थी जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। जॉनसन के सामान्य पत्र में कई लंबे कोष्टक वाली परोक्ष टिप्पणियां लिखी होती थी और किसी तरह का लंबा चुटकुला भी। हाथ से खींचा गया कोई रेखा चित्र भी हो सकता था, कोई गीत भी हो सकता था, कई बार तो कविता भी होती थी। उसका टाइपराइटर प्याज के छिलके जैसी पन्नों पर हिंसक रूप से लिखता था और जॉनसन के कई पत्रों में कोई कहानी भी होती थी, शायद नीति कथा एक बेहतर शब्द होगा। कैसे जॉनसन ने इस कहानी को एक जोड़ी टाइगर जूते बेचे, लेकिन बाद में मैं उस आदमी से कहा कि इतने जोड़ी जूते और चाहिए, इसलिए जॉनसन के पास एक योजना थी। कैसे जॉनसन ने अमुक हाई स्कूल के हेड कोच का पीछा किया था और उन्हें तंग किया था कि उनसे 6 जोड़ी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन्हें 1 दर्जन जूते खरीदे थे।